आंकड़ों का संगठन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि आगे की सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कर सके, मात्रात्मक और गुणात्मक वर्गीकरण के बीच अंतर कर सके, बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर सके, वर्गों के निर्माण की तकनीकी जान सके, मिलान चिन्ह के विधि से परिचित हो सके, एक चर और द्विचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर कर सके। प्रस्तावना। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, साथ ही आप जनगणना की प्रति चयन के बीच अंतर को भी जान चुके हैं। इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि जो आंकड़े अपने संग्रहित किए थे उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें आसानी से आगे की सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। क्या आपने कभी स्थानीय कबाड़ी वाले या रद्दी सामान खरीदने वाले को देखा है जिसे आप अपना पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि बेचते हैं? वह आपसे इन चीजों को खरीदता और उन लोगों को बेचता है जो इनका पुनर्चक्रण करते हैं, लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठे होने से उसे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है। अगर वह इन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित न करे, वह इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों को उपयुक्त समूहों में रखता है, अर्थात उन्हें वर्गीकृत करता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी से बांध कर रखता है। इसके बाद सभी खाली कांच की बोतलों को एक बोरे में रखता है। वह धातु के सामान को एक ढेर अपनी दुकानों के एक कोने में लगाता है और फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि वर्गों में छांट कर रखता है। इस प्रकार वह अपने कबाड़ों को भिन्न वर्गों, अखबार, प्लास्टिक, कांच और धातु आदि में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित एवं वर्गीकृत हो जाता है, तब खरीदारी की मांग पर उससे सामग्री विशेष की खोज कर देने में आसानी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है। आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, जहाँ प्रत्येक विषय एक ओहो अव्यवस्थित है, ये चित्र में दिखाया गया समूह या वर्ग बन जाता है। उदाहरण तो जब आपको इतिहास की कोई विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको केवल यह करना है कि इतिहास समूह में उस पुस्तक को खोजें, अन्यथा आपको अपनी यह विशेष पुस्तक सारी पुस्तकों की ढेर में खोजनी पड़ेगी। यद्यपि पदार्थों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण बहुमूल्य श्रम और समय को बचाता है, इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जाता है। कबाड़ी वाले ने अपने कबाड़ को इस तरह से समूहों में रखा कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की चीजें हों। उदाहरण के लिए उसने कांच के समूह को में खाली कांच की बोतलें, टूटे खिड़की के कांच के तथा टूटे दर्पण आदि रखे। ठीक इसी प्रकार से जब आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों को इतिहास के समूह में वर्गीकृत किया तो आप उसमें अन्य विषयों की पुस्तकें नहीं रखेंगे, अन्यथा समूह गठन का पूरा उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण का तात्पर्य एक वस्तुओं को एक समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करने से है। क्रियात्मक गतिविधि। अपने स्थानीय डाकघर जाएं और देखें कि पत्रों की छटाई कैसे की जाती है। क्या आप जानते हैं कि पत्र में पिन कोड का क्या अर्थ है? अपने डाकिये से पूछिए। अपरिष्कृत आंकड़े। कबाड़ी वाले के कबाड़ की भांति अवर्गीकृत आंकड़े अथवा अपरिष्कृत आंकड़े भी अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। ये प्रायः अति विशाल होते हैं जिन्हें संभालना कठिन होता है। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालना श्रम साध्य कार्य है, क्योंकि सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। अतः आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना है। मान लीजिए कि आप गणित के छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं और अपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों की आंकड़ा एकत्रित कर लिए हैं। अगर आप इन्हें एक सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो ये संभवतः सारणी 3.1 जैसी प्रतीत हो सकती है। सारणी किसी परीक्षार्थी में 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों की संख्या ये लाइन से दी गई है। या फिर आप अपने पड़ोस के 50 परिवारों से भोजन पर उनकी मासिक व्यय के आंकड़े का संग्रह यह जानने के लिए कर सकते हैं कि भोजन पर उनका औसत व्यय कितना है। इस मामले में संग्रहित आंकड़ों को जब आप सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो वे सारणी 3.2 की तरह दिख सकते हैं। सारणी 3.1 तथा सारणी 3.2 दोनों ही आंकड़े अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत हैं। दोनों ही सारणियों की संख्याओं को किसी भी क्रम में
अब थोड़ा व्यवस्थित हुआ है, अब थोड़े व्यवस्थित नहीं किया गया है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि सारणी 3.1 में गणित में सर्वोच्च अंक कितने हैं, तब आपको 100 छात्रों के अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। ये चित्र में 3.2 सारणी खाद्य में 50 परिवारों के मासिक परिवार व्यय रुपए में दी गई है, जो 1904 से स्टार्ट हुई और 1396 तक दिखाई गई है। ठीक इसी प्रकार से सारणी 3.2 में आपके परिवार काफी मुश्किल होगा कि 50 परिवारों के खाने पर मासिक व्यय के औसत का पता कर सकें। यही कठिनाई तब कई गुना बढ़ जाएगी यदि यह संख्या बहुत बड़ी हो, जैसे 5000 परिवार, ठीक कबाड़ी वाले की भांति ही। जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा और अव्यवस्थित हो तो उसे एक विशेष वस्तु को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। आपकी भी स्थिति वही होगी यदि अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार बहुत बड़ा हो और आप उससे कोई सूचना प्राप्त करना चाहें। इसीलिए संक्षिप्त में अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से कोई सूचना प्राप्त करना एक बेहद थका देने वाला एवं उबाऊ काम है। वर्गीकरण के द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाना जाता है। जब एक प्रकार की विशेषताएं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जाता है तो वे बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने और निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। आपने अध्याय 2 में पढ़ा है कि प्रति 10 साल बाद भारत सरकार जनसंख्या की गणना कराती है। सन 2001 की जनगणना में लगभग 20 करोड़ लोगों से संपर्क किया गया था। जनगणना के अपरिष्कृत आंकड़े बहुत विशाल एवं विखंडित होते हैं, उनसे कोई भी अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना असंभव कार्य लगता है। लेकिन जनगणना के यही आंकड़े जब लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, पेशे आदि के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं, तब भारत की जनसंख्या की प्राकृतिक एवं संरचना आसानी से समझ में आ जाती है। अपरिष्कृत आंकड़े आंकड़े चारों चरों के परीक्षण से बने होते हैं। सारणी 3.1 तथा 3.2 में दिए गए अपरिष्कृत आंकड़े विशेष या चर समूह पर किए गए परीक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए सारणी 3.1 को देखें, जिसमें 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। इन अंकों से हमें कैसे अर्थ निकाल सकते हैं। गणित के शिक्षक इन अंकों को देखकर सोच रहे होंगे कि मेरे छात्र ने कैसे किया, कितने असफल रहे। आंकड़ों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। इस स्थिति में शिक्षक गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करते हैं छात्रों ने कैसे किया है। संभाव्यता व बारंबारता वितरण बनाने का चयन करें। इस पर अगले भाग में विवेचना की जाएगी। क्रियात्मक गतिविधि अपने परिवार के 1 वर्ष के साप्ताहिक व्यय के आंकड़े संग्रहित कीजिए और उसे एक सारणी में व्यक्त कीजिए। देखिए कि उसमें कितने प्रेक्षण हैं। आंकड़ों को मासिक आधार पर व्यवस्थित कीजिए और देखिए कि अब कितने प्रेक्षण हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण, किसी वर्गीकरण के वर्ग या समूह कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। आप अपनी पुस्तक को विषयों इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि आदि में वर्गीकृत करने के स्थान पर इन्हें वर्णमाला के क्रम में लेखकों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। आप उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहते हैं यह आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों को भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो आपके अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। उन्हें समय के अनुसार समूहित किया जा सकता है। इसी प्रकार के वर्गीकरण की कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ में, जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों वर्षों के आधार पर भारत की जनसंख्या के वर्गीकरण को दिखाया है। ये चर जनसंख्या एक कॉलम श्रेणी है, क्योंकि इनमें विभिन्न वर्षों के मानों की एक श्रेणी चित्रित की गई है। उदाहरण 1, भारत की जनसंख्या करोड़ में। वर्ष जनसंख्या करोड़ में 1991 में 37.7, 61 में 63, 43.8, 71 में 54.6, 81 में 68.4 और 91 में 81.0, 2001 में 102.7, 2011 में 121.0। स्थानीय वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भ अनुसार होता है। उदाहरण 2 में विभिन्न देशों में गेहूं की उपज दिखाई गई है। विभिन्न देशों में गेहूं की उपज 2013 में देश गेहूं की उपज की एकड़ में कनाडा में 3594, चीन में 55 फ्रांस में 7254, जर्मनी में 7998, भारत में 3154, पाकिस्तान में 2787। कृषि आंकड़े भारत सरकार 2015 से लिए गए हैं। कितना फर्क है क्रियात्मक गतिविधियां। उदाहरण 1 में उस वर्ष को बताया जिसमें भारत की जनसंख्या न्यूनतम और अधिकतम है। उदाहरण 2 में उस देश का पता लगाइए जिसमें गेहूं की उपज भारत में थोड़ी अधिक है या प्रतिशत में कितनी होगी। उदाहरण 2 में दिए गए देशों
को गेहूं की उपज के आरोही क्रम में रखिए। ठीक यही अभ्यास उपज को अवरोही क्रम में रखते हुए कीजिए। कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे प्रकार की विशेषताओं को गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि इन्हें मापा नहीं जा सकता। इन गुणों को गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में हमें किसी देश की जनसंख्या की गुणात्मक चर लिंग के आधार पर समूहित किया हुआ पाते हैं। इसमें प्रेक्षण स्त्री या पुरुष हो सकता है। इन दोनों विशेषताओं को आगे वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। उदाहरण 3 में जनसंख्या में स्त्री पुरुष, विवाहित अविवाहित, विवाहित अविवाहित। प्रथम चरण में यह वर्गीकरण पहले विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है, जैसा कि पुरुष या पुरुष नहीं स्त्री हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक वर्ग स्त्री या पुरुष आगे दूसरी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित, जैसे विवाहित या अविवाहित, ऊंचाई, भार, आय, छात्रों के अंक आदि। विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक है। जब ऐसी विशेषताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। क्रियात्मक गतिविधियां आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के रूप में समूहित किया जा सकता है। क्या यह मात्रात्मक वर्गीकरण है? उदाहरण 4, 100 छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों के बारंबारता वितरण दिया गया है। अंक बारंबारता 0 से 10 में 1, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 6, 30 से 40 में 7, 40 से 50 में 21, 50 से 60 में 23, 60 से 70 में 19, 70 से 80 में 6 और 80 से 90 में 5, 90 से 100 में 4, कुल योग 100। उदाहरण 4 में 100 छात्रों के गणित के प्राप्त अंक की मात्रात्मक वर्गीकरण दिखाया गया है, जैसे सारणी 3.1 में बारंबारता वितरण के रूप में दिया गया है। क्रियात्मक गतिविधियां उदाहरण 4 की बारंबारता के मानों की कुल बारंबारता के अनुपात में या प्रतिशत में प्रकट कीजिए। ध्यान रहे कि इस प्रकार से प्रकट की गई बारंबारता को सापेक्षिक बारंबारता के रूप में माना जाना जाता है। उदाहरण 4 में किसी वर्ग के अंतर्गत आंकड़ों का अधिकतम संकेंद्रण है, इसे कुल प्रेक्षणों के प्रतिशत के रूप में प्रकट कीजिए। इस किसी वर्ग के आंकड़ों का न्यूनतम संकेंद्रण है। चर, सतत और विविक्त। चर एक सरल परिभाषा जिसका आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, यह नहीं बतलाती है कि यह कैसे परिवर्तित होती है। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, सतत तथा विविक्त। सतत चर कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यह पूर्णांक 1, 2, 3, 4 भिन्नात्मक मान 1/2, 2/3, 3/6 तथा वे मान जो यथा भिन्न नहीं है, √3, 1.414, √2 और 1.73, √60, 2.645 हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का कद 90 से 150 सेमी तक बढ़ता है, तो उसके कद के मान इसके बीच आने वाले मानों हो सकते हैं। यह संपूर्ण संख्या वाले मानों को भी प्रकट कर सकता है, जैसा कि 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। इसके साथ ही यह भिन्नात्मक मान जैसे कि 90.85 सेंटीमीटर, 102.34 सेंटीमीटर, 104.99 सेंटीमीटर आदि भी हो सकते हैं, जो पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार ऊंचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इसके मानों को अनंत श्रेणी में बांटा जा सकता है। सतत चर के अन्य उदाहरण भार, समय तथा दूरी आदि है। सतत चर के विपरीत विविक्त चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होता है, परंतु इसके बीच में कोई मान नहीं आता। उदाहरण के लिए कोई चर जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या भिन्न वर्गों के लिए उन मानों की कल्पना करता है जिसके केवल पूर्णांक संख्या हो। कोई भी भिन्नात्मक मान जैसे 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि एक छात्र का आधा निरर्थक है। इस प्रकार से इसमें 25 एवं 26 के बीच का मान 25.5 नहीं हो सकता है। इसकी अपेक्षा इसका मान या तो 25 होगा या फिर 26 होगा। हम देखते हैं कि जब इसका मान 25 से 26 में बदलता है तो इन दोनों के बीच के भिन्नों को इससे नहीं लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी विविक्त चर का मान भिन्न में नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक चर है जिसमें 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 जैसे मान है, तो क्या यह एक विविक्त चर है?
हाँ, क्योंकि यद्यपि यक्स के मान भिन्न में हो सकते हैं, तथापि ये दो सन्निकट भिन्न के बीच नहीं हो सकते। 1/8 से 1/16 और 1/16 से 1/32 में बदलता है, परंतु 1/8 से 1/16 के बीच या 1/16 से 1/32 के बीच के मान नहीं ले सकते। क्रियात्मक गतिविधियां निम्नलिखित चरों का सतत तथा विविक्त में वर्गीकरण करें। क्षेत्रफल, आयतन, ताप, पासे का आने वाली संख्या, फसल उपज, जनसंख्या, वर्षा, सड़क, प्रकारों की संख्या और आयु। हमने पहले यह बताया है कि उदाहरण 4 में 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांक का बारंबारता वितरण दिया गया है, जैसा कि सारणी 3.1 में दिखाया गया है। यह दिखाता है कि 100 छात्रों के अंकों को वर्गों में कैसे समूहित किया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने सारणी 3.1 में अपरिष्कृत आंकड़ों से इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि बारंबारता वितरण क्या होता है। बारंबारता वितरण क्या है? बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। दिखाता चर दिखाता है कि किस चर के विभिन्न मान यहाँ छात्रों द्वारा गणित में प्राप्तांक विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारता के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास प्राप्तांकों के 10 वर्ग हैं, 0 से 10, 10 से 20, 90 से 100 वर्ग बारंबारता पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या। उदाहरण के लिए वर्ग 30 से 40 में सारणी 3.1 में प्राप्त अंकों की संख्या 7 मान है। ये 30, 37, 34, 30, 35, 39, 32 है। इसी प्रकार से वर्ग 30 से 40 की बारंबारता 7 हुई, पर शायद आपको आश्चर्य हो कि 40 का अंक जो परिष्कृत आंकड़ों में 2 प्रकार आया है, उसे 30-40 वर्गों में शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर इसे 30 से 40 वर्गों में बारंबारता में शामिल किया जाता तो ये 7 अपेक्षा 9 होते। यह पहली तब स्पष्ट हो जब आप इसे अध्याय को पर्याप्त धैर्य के साथ सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसीलिए पढ़ना जारी रखें, आप स्वयं ही इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग या वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा होता है। वर्ग में ये सीमाएं 2 छोरों पर होती हैं। इनमें न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा तथा उच्चतम मान को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 60 से 70 में वर्ग सीमाएं 60 और 70 है। इनमें निम्न वर्ग सीमा 60 है और उच्च वर्ग सीमा 70 है। वर्ग मध्यांतर या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है। वर्ग 60-70 के बीच का अंतर 10 है। उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का मध्यमान है। यह वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच होता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से पता किया जा सकता है। वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2 समीकरण। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बार जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्ग में समूहित कर दिया जाता है, तब आगे के आंकड़ों में बेस्ट प्रेक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। सारणी 3.3 निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा तथा वर्ग चिन्ह। वर्ग बारंबारता निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा वर्ग चिन्ह। 0 से 10 में 1, 0, 10, 5, 10 से 20 में 8, 10, 20, 15, 20 से 30 में 6, 20, 30, 25, 30 से 40 में 7, 30, 40, 35, 40 से 50 में 21, 40, 50, 45, 50 से 60 में 23, 50, 60, 55 और 60 से 70 में 19, 60, 70, 65, 70 से 80 में 6, 70, 80, 75, 80 से 90 में 5, 80, 90, 85, 90 से 100 में 4, 90, 100, 95। बारंबारता वक्र किसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। चित्र 3.1 के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरण में दिए गए आंकड़ों का आलेख प्रस्तुतिकरण दिया गया है। बारंबारता वक्र प्राप्त करने के लिए हम वर्ग चिन्ह को x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर आलेखित करते हैं। चित्र में दिखाया गया है 0, 0 पे 5, 10, 15, 25 और 20, 40, 60, 80 और 100 के बीच में। चित्र 3.1 आंकड़े का बारंबारता वितरण का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें? बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, वर्ग अंतराल समान आकार के हों।
या असमान आकार के। हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए। वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान अंतराल के, दो परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहली, जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चारों चरों के आंकड़े हों जहां परास काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग शून्य हो, शून्य से लेकर कई सौ करोड़ रुपए तक हो सकती है। ऐसा स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक, यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के होंगे तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों की जानकारी छिपी हुई रह जाएगी। दूसरी, यदि मानो कि एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएगी। अन्य सभी स्थितियों में आवृत्ति वितरण में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग होता है। वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वर्गों की संख्या सामान्यतः 6 से तथा 15 के बीच होती है। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हों तो वर्गों की संख्या परास चर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान में अंतर को वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है क्रियात्मक गतिविधि, यानी मिलकर परास का परास ज्ञात करें। उदाहरण 1 में भारत की जनसंख्या, उदाहरण 2 में गेहूं की उपज, प्रत्येक वर्ग की आकार क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। समीकरण 2 प्रकट करता है कि एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के दिए गए परास से हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं। इसी तरह हम पाते हैं कि ये दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे पर निर्णय नहीं ले सकते। उदाहरण 4 में हमारे पास वर्गों की संख्या 10 है तथा परास का दिया गया मान 100 है, तब वर्ग अंतराल स्वतः ही सामान्यतः 2 के द्वारा 10 है। ध्यान दें कि वर्तमान संदर्भ में हमने वह वर्ग अंतराल चुना है जिनका परिणाम समान है, तथापि हमें ऐसे वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिसका परिणाम समान न हो। तब ऐसे मामलों में वर्गों की चौड़ाई असमान होगी। हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए? वह वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्यतः मुक्तोत्तर वर्ग जैसे 70 तथा अधिक या 10 से कम वांछनीय नहीं होते। निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवृत्तियों की प्रवृत्ति वर्ग के अंतराल में संकेंद्रण की हो। वर्ग अंतराल से 2 प्रकार के होते हैं। समावेशी वर्ग अंतराल, इस स्थिति में वर्गों की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्यों वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। अपवर्जी वर्ग अंतराल, इस स्थिति में वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्यों की मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जाता। सतत और सतत चरों की स्थिति में अपवर्जी तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत चरों की स्थिति में समावेशी वर्ग अंतराल का प्रयोग बहुधा किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त के आंकड़े हैं तथा सभी प्राप्तांक पूर्णांक है। भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। मान लीजिए एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक 0 से 100 के बीच है। यह असतत चरों की स्थिति है क्योंकि भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में यदि हम समान आकार वाले वर्ग अंतरालों का उपयोग करते हैं तथा 10 वर्ग अंतरालों का प्रयोग करते हैं तो वर्ग अंतरालों को निम्न रूप से हो सकते हैं। वर्ग अंतराल का समावेशी 0 से 10, 11 से 20, 21 से 20, 91 से 100। वर्ग अंतराल का अपवर्जी रूप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 90 से 100। अपवर्जी वर्ग अंतराल की स्थिति में हमें यह अग्रिमीय रूप से निर्धारित करना होता है कि वर्ग सीमा के मान के बराबर किस चर का मान होने पर क्या करना है। उदाहरण के लिए हम यह निर्णय कर सकते हैं कि 10, 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 0 से 10 तथा 20 से 30 में रखा जाए। इस स्थिति में वर्ग की निचली सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता है। या फिर हम 10 से 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 30 से 40 में रख सकते हैं। इस स्थिति में वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। सतत चर के उदाहरण मान लें कि हमारे पास किसी चर के आंकड़े उपलब्ध हैं जैसे कद सेंटीमीटर में या वजन किग्रा में। यह आंकड़ा सतत प्रकार का है। ऐसी स्थितियों में वर्ग अंतराल निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 30 किग्रा को 39.99 किग्रा, 40 किग्रा को 49.99 किग्रा और 50 किग्रा को 59.99 किग्रा आदि से दर्शाया जा सकता है। इन वर्ग अंतरालों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। 30 किग्रा और
अधिक तथा 40 किग्रा से कम 40 किग्रा और अधिक तथा 50 किग्रा से कम 50 किग्रा और अधिक तथा 60 किग्रा से एक कम आदि। सारणी 3.4 में एक कंपनी के 550 कर्मचारी की आय का बारंबारता वितरण दिया गया। आय रुपये में कर्मचारियों की संख्या 800 से 899, 50, 900 से 999 में 100 और 1000 से 1099 में 200, 1100 से 1199 में 150, 1200 से 1299 में 40, 1300 से 1399 में 10, योग 550। योग 550। वर्ग अंतराल में समायोजन सारणी 3.4 में समावेशी विधि के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि चर आय एक सतत चर तथापि जब वर्गों को बनाया जाता है तो सतता नहीं रहती। हम एक वर्ग को उच्च सीमा तथा अगले वर्ग को निम्न सीमा में अंतर या असतता पाते हैं। उदाहरण के लिए पहले वर्ग की उच्च सीमा 899 और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 900 के बीच हम एक का अंतर पाते हैं। जब हम आंकड़े के वर्गीकरण में चर की सततता को कैसे सुनिश्चित करते हैं, इसे वर्ग अंतराल के बीच समायोजन करके किया जाता है। समायोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। द्वितीय वर्ग को निम्न सीमा तथा प्रथम वर्ग की उच्च सीमा के बीच अंतर पता करें। उदाहरण के लिए सारणी 3.4 में द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा 900 और प्रथम वर्ग की उच्च सीमा 899 के बीच का अंतर 1 है, अर्थात 900 - 899 बराबर 1। प्राप्त किए गए अंतर 1 को 2 से विभाजित करें, 2 से विभाजित करने के बाद 0.5 पा जाएंगे। सभी वर्गों को निम्न सीमाओं से 2 से प्राप्त किए गए मानों को घटाइए, निम्न वर्ग सीमा माइनस 0.5। सभी वर्गों की उच्च सीमा में 2 में प्राप्त किए गए मानों को जोड़ दीजिए, उच्च वर्ग सीमा प्लस 0.5। समायोजन के पश्चात जिसे बारंबारता वितरण में आंकड़ों की सततता की पुनः प्राप्ति होती है, सारणी 3.4 संशोधित करके सारणी 3.5 बन जाती है। वर्ग सीमाओं में समायोजन के पश्चात समानता एक जो कि वर्ग चिन्ह का मान निर्धारित करती है, निम्नलिखित प्रकार से संशोधित हो क्या है कि समायोजित वर्ग चिन्ह बराबर समायोजित उच्च वर्ग सीमा प्लस समायोजित निम्न वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। सारणी 3.5 एक कंपनी के 550 कर्मचारियों की आय का बारंबारता वितरण दिया गया है। आय रुपये में कर्मचारियों की संख्या 799.5 से 899.5 में 50, 899.5 से 999.5 में 100, 999.5 से 1099.5 से 2000, 1099.5 से 1199.5 से 150, 1199.5 से 1299.5 में 40, 1299 से 10.5 से 1399.5 में 10, योग 550। हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी चाहिए? साधारण शब्दों में एक परीक्षण की बारंबारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार वह परीक्षण प्रकट होता है। सारणी 3.1 में हमने देखा कि 40 का मान 3 बार आया है, जबकि 0 और 10 का मान 1 बार, 49 का मान 25 बार और ऐसे ही अन्य मान आए हैं। इसी प्रकार से 40 की बारंबारता 3, 0 और 1, 10 और 1, 49 की 5 तथा ऐसे ही। लेकिन जब आंकड़े वर्गों में समूहित कर दिया जाते हैं, जैसा कि उदाहरण 3 में किया गया है, तो किसी वर्ग की बारंबारता से तात्पर्य उस वर्ग की मानों की संख्या से है। वर्ग बारंबारता की गिनती विशेष वर्ग की सामने मिलान चिन्हों को लगाकर की जाती है। मिलान चिन्ह अंकन द्वारा वर्ग बारंबारता को ज्ञात करना है। मिलान चिन्ह किसी वर्ग के प्रत्येक छात्र के समान सामने लगाया जाता है जिसके प्राप्तांक उस वर्ग में शामिल है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र का प्राप्तांक 57 है तो उस छात्र के लिए वर्ग 50 से 60 एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। यदि प्राप्तांक 71 है तो मिलान चिन्ह को वर्ग 70 से 80 में लगाया जाता है। यदि कोई अंक 40 अंक प्राप्त करता है तो उसे के लिए मिलान चिन्ह वर्ग 40 से 50 में लगाया जाता है। सारणी 3.1 में 100 छात्रों के गणित में प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों की सारणी 3.6 में दिखाया गया है। मिलान चिन्हों का परिकलन तब आसान हो जाता है जब 4 चिन्ह खड़े लगाए जाते हैं और 5वें चिन्ह सबको काटते हुए तिरछा लगाया जाता है, जैसे कि मिलान चिन्ह का गणना 5 के समूहों में की जाती है। इसीलिए यदि किसी वर्ग में 16 मिलान चिन्ह हैं तो उन्हें इस प्रकार से 5, 5, 5 और 1 लिखते हैं ताकि परिकलन में सुविधा रहे। इसीलिए एक वर्ग की बारंबारता उतनी ही होगी जितनी उस वर्ग में मिलान चिन्हों की संख्या। सूचना की हानि, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों की वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। यह परिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है, परंतु इसमें वे विस्तृत वितरण नहीं प्रकट हो पाते जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। यद्यपि अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में सूचना की क्षति होती है, तथापि आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गीकृत में समूहित कर दिया जाता है तब विशिष्ट परीक्षणों
का आगे सांख्यिकी परिकलन में कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण 4 में वर्ग 20 से 30 के अंतर्गत 6 परीक्षणों 25, 25, 20, 22, 25 और 28 है। इसीलिए जब इन आंकड़ों को बारंबारता वितरण में 20 से 30 के में समूहित कर दिया जाता है, तब यह बारंबारता वितरण उस वर्ग की बारंबारता जैसे 6 को दिखाता है, न कि उनके वास्तविक मानों को। इस वर्ग के सभी मानों को उस वर्ग के वर्ग अंतराल के मध्य मान या वर्ग चिन्ह के बराबर माना जाता है, अर्थात 25। आगे की सांख्यिकी की परिकलनों के लिए वर्ग चिन्ह के मानों के आधार पर बनाया जाता है, न कि उस वर्ग के परीक्षणों के मान को। यही बात सभी वर्गों के लिए सत्य है। इसी प्रकार परीक्षणों की वास्तविक मानों के स्थान पर वर्ग चिन्हों के प्रयोग की सांख्यिकी विधियों में शामिल करने पर पर्याप्त मात्रा की सूचनाएं की क्षति होती है। यद्यपि अपरिचित आंकड़ों का, जैसा कि नीचे इससे अधिक दिखाया गया है, अधिक अर्थपूर्ण लगता है। असमान वर्गों की बारंबारता वितरण। अब तक आप समान वर्ग अंतरालों में बारंबारता वितरण से परिचित हो चुके हैं। आप जान गए हैं कि इन्हें अपरिष्कृत आंकड़ों से कैसे गठित किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण अधिक उपयुक्त होता है। यदि आप उदाहरण 4 के बारंबारता वितरण की सारणी 3.6 को देखें, तो आप पाएंगे कि अधिकांश परीक्षण वर्ग 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 में संकेंद्रित है। उनकी बारंबारताएं क्रमशः 21, 23 और 19 है। इसका अर्थ है कि 100 छात्रों में से 63, 21 + 23 + 19 परीक्षण इन वर्गों की केंद्रित हैं। इन प्रकार 63% आंकड़े 40 से 70 के बीच समाहित हैं और आंकड़ों का शेष 37% 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तथा 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 वर्गों में है। इन वर्गों में परीक्षणों की विरल घनत्व है। आप यह भी देखेंगे कि इन वर्गों के परीक्षणों में अन्य वर्गों की अपेक्षा उनके अपने वर्गों के वर्ग चिन्ह से अधिक विचलन है। लेकिन यदि वर्गों का गठन इस प्रकार से करना हो कि वर्ग चिन्ह जहां तक संभव है उस मान के बराबर हो जाए जिसे आसपास उस वर्ग के परीक्षणों के संकेंद्रण की प्रवृत्ति होती है, तो आप असमान वर्ग अंतराल अधिक उपयुक्त होता है। असमान वर्गों के रूप में सारणी 3.7 में सारणी 3.6 के उसी बारंबारता वितरण को दिखाया गया है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 के प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ग 40 से 50 को सारणी 3.6 गणित के 100 छात्रों के प्राप्तांकों का मिलान चिन्ह दिया गया। वर्ग और परीक्षण मिलान चिन्ह बारंबारता और वर्ग चिन्ह में 0 से 10 में 1 मिलान चिन्ह है। इसी तरह 10 से 20 में कुल मिलान चिन्ह आपको मिल गए 8, बारंबारता में वर्ग चिन्ह 15 मिले हैं। इसी तरह 20 से 30 में आपको 6, इसी तरह 30 से 40 में 7, 40 से 50 में 21, 50 से 60 में 23, 60 से 70 में 19 और 70 से 80 में 6 और 80 से 90 में 5 और 90 से 100 में 4, कुल टोटल 100। अब 40 से 45, 45 से 50 में बांटा गया है। वर्ग 50 से 60 और 50, 55 और 55 से 60 में बांटा गया है तथा वर्ग 60, 70 और 60, 65 तथा 65, 70 में बांटा गया है। अब नए वर्ग 40 से 45, 45 से 50, 50, 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 है, जिनमें वर्ग अंतराल 5 है। बाकी अन्य वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 तथा 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 में ठीक वही पूर्वत वर्ग अंतराल 10 है। इस सारणी का अंतिम स्तंभ इन वर्गों के नए वर्ग चिन्हों को प्रदर्शित कर रहा है। सारणी 3.6 के पुराने वर्ग चिन्हों से उनकी तुलना करें। ध्यान दें कि इन वर्गों के प्रेक्षणों में नए वर्ग चिन्ह मानों की अपेक्षा पुराने वर्ग चिन्ह मानों से विचलित अधिक हैं। इस प्रकार से नए वर्ग चिन्ह मान इन वर्गों के आंकड़ों को पुराने मानों की अपेक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्र 3.2 में सारणी 3.7 में बारंबारता वितरण के बारंबारता वक्र को दिखाया गया है। इस सारणी के वर्ग के चिन्हों को x अक्ष पर तथा बारंबारता को y अक्ष पर आलेखित किया गया है। बारंबारता जो 0 से 5, 10, 15, 20 में और इधर वर्ग 20, 40, 60, 80 और 100 के बीच में बारंबारता वक्र दिखाया गया है। क्रियाकलाप। यदि आप चित्र 3.2 के साथ चित्र 3.1 की तुलना करते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या आप इनके बीच कोई अंतर पाया? क्या आप इस अंतर की व्याख्या कर सकते हैं? सारणी 3.2 असमान वर्गों में बारंबारता वितरण दिया गया है। वर्ग प्रेक्षण बारंबारता वितरण, बारंबारता और वर्ग चिन्ह 0 से 10 में 1, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 6, 30 से 40 में 7, 40 से 45 में 9, 45 से 50 में 12,
50 से 55 में 7, 55 से 60 में 16, 60 से 65 में 10, 65 से 70 में 9, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 5 और 90 से 100 में 4। योग 100 बारंबारता फ्रीक्वेंसी, बारंबारता सारणी या फ्रीक्वेंसी एरे। अब तक आपने गणित में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के उदाहरण का प्रयोग करते हुए सतत चर के आंकड़े के वर्गीकरण पर चर्चा की है। विविध चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है, चूंकि एक विविध चर मानों पर मानों को धारणा करता है, न कि दो पूर्णांकों के बीच माध्यमिक भिन्नीय मानों का को अंत। अब हम ऐसे बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों को के संगत हो। सारणी 3.8 परिवार के आकार का बारंबारता सारणी परिवार का आकार परिवारों की संख्या 1, 5, 2, 15, 3, 25, 4, 35, 5, 10, 6, 5, 7, 3, 8, 2 योग 10, 100। सारणी 3.8 में दिए गए उदाहरण बारंबारता सारणी को प्रदर्शित करता है। इन सारणी में चर परिवार का आकार एवं विविध चर है जो सारणी में दिखाया गया है पूर्णांकों को ही धारण करता है, पूर्णांकों को ही धारण करता है। द्विचर बारंबारता वितरण बहुत सारे, जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रतिदर्श लेते हैं तो हमें प्रतिदर्श में हर अवयव से एक से अधिक प्रकार की सूचनाएं संग्रहित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने एक शहर की कंपनी की सूची में से 20 कंपनियों का एक प्रतिदर्श लिया है। मान लीजिए कि हम प्रत्येक कंपनी से बिक्री तथा विज्ञापनों पर किए गए व्यय की जानकारी संग्रहित करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास प्रतिदर्श के द्विचर आंकड़े हैं। इस तरह के द्विचर आंकड़ों को द्विचर बारंबारता वितरण द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाया जा सकता है। एक द्विचर बारंबारता वितरण को दो चरों के बारंबारता वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सारणी 3.9 20 कंपनियों के दो चर बिक्री एवं विज्ञापन व्यय लाख रुपए में के बारंबारता वितरण को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर बिक्री मानों को भिन्न स्तंभों तथा विज्ञापन व्यय के मानों को भिन्न पंक्तियों में वर्णित किया गया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ सतत पंक्ति एवं स्तंभ के मान की बारंबारता दिखाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 फर्म ऐसी हैं जिनमें बिक्री 135 से 145 लाख रुपए के हैं। सारणी 3.9 20 कंपनियों की बिक्री लाख रुपए में एवं विज्ञापन व्यय 1000 रुपए में का द्विचर बारंबारता वितरण दिखाया गया है, जो 62 से 64 और 64 से 66, 66 से 68, 68 से 70, 70 से 72 दिखाया गया है। 115 से 125 में 2, 1, 1 और 4, 125 से 35 में 1, 2, 1, 1, 2, 1, 5 है। 135 से 145 में 3, 2, 1, 6 है। 145 से 155 में 1, 2, 3 है। 155 से 165 में 1 है। 165 से 170 में 1 है। योग 3, 4, 5, 4, 4 कुल टोटल योग 20 कंपनियां हैं। बीच है उनकी विज्ञापन व्यय 64 से 66,000 रुपए के बीच है। द्विचर वितरण के बारे में अध्याय 8 में सहसंबंध के अध्ययन में किया जाएगा। सारांश प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से संग्रहित किए गए आंकड़ों अपरिष्कृत या अवर्गीकृत होते हैं। जब एक बार आंकड़ा संग्रहित हो जाए तो अगला चरण आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण करना, वर्गीकरण से आंकड़ों का क्रमबद्ध आ जाती है। यह अध्याय आपको यह जानने के लिए योग्य बनाता है कि आंकड़ों की बारंबारता वितरण के माध्यम से बोधगम्य तरीकों से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। एक बार जब आप वर्गीकरण की तकनीकों को जान जाते हैं तो आपके लिए यह आसान होगा कि आप सतत और विविध दोनों चरों के लिए ही बारंबारता वितरण की रचना कर सके। पुनराप्रवर्तन वर्गीकरण अपरिष्कृत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रदान करता है। बारंबारता वितरण यह प्रदर्शित करता है कि किसी चर के विभिन्न मान संगत बारंबारता सहित किसी प्रकार विभिन्न वर्गों में परिवर्तित किए जाते हैं। अपवर्जित विविध के अंतर्गत उच्च वर्ग सीमा को छोड़ा तथा निम्न वर्ग सीमा को शामिल किया जाता है। समावेशी विधि में निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा दोनों को ही शामिल किया जाता है। बारंबारता वितरण में आगे की सांख्यिकी परिकलन केवल वर्ग चिन्ह मान पर आधारित होते हैं, न कि परीक्षणों के मानों पर। वर्गों के इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह उस मान के अधिक से अधिक निकटतम हो जिस मान के आसपास किसी वर्ग के परीक्षणों की सकेंद्रण की प्रवृत्ति हो।
कुछ अभ्यास प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलेगा क्रियात्मक गतिविधियां। अपनी पुरानी अंक सारणियों से अपनी पूर्वत कक्षाओं की अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं से प्राप्त गणित के प्राप्तांकों को पता कीजिए। इन वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यह जांच कीजिए कि क्या उक्त विषय में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक चर हैं या नहीं। इसके साथ यह भी देखिए कि क्या बाद के वर्षों में गणित में आपकी स्थिति में सुधार हुआ है।